परछाई के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको प्रेमचंद के बेटे लिखे पाठ का सार समझाना चाहेंगे। प्रेमचंद के फटे गीते का सार हरिशंकर परछाई ने इस तरह लिखना चाहा है। इस पाठ के द्वारा हरिशंकर परछाई के सामने एक चित्र है। उस चित्र में प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और पत्नी में ऐसा लगता है कि जैसे उनको जबरदस्ती बिठाया हुआ। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं इस चित्र में देखिए कि आपको बुक में भी होगा चित्र। इस बुक में इसमें वो जूते जो पहने हुए हैं वो फटे हुए। लेखक ने इसी को माध्यम करके इस पाठ को लिखा है। प्रेमचंद का एक चित्र सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी हुई। उनकी कनपटी कैसी है, चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं और घनी मूछें जैसे चेहरे को भरा भरा कर रही है। पाँव में वो कैनवास के जूते पहने हुए हैं। उनके बंद हैं वो बेतरतीब बजे हुए, क्योंकि कभी वो अपनी वेशभूषा पर ध्यान नहीं देते। जैसा भी है वैसा ही पहनते वो चल लिया करते थे। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने उन जूतों को लापरवाही से उपयोग किया हो। कहीं कहीं उन छेदों में जो लोहे की पट्टी लगी हुई होती है वो भी निकल गई, तब भी उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। उन्होंने बंद कैसे भी हो कस करके बांध लिए। लेखक कहना चाहता है दाहिने पांव का जूता तो उनका ठीक है, लेकिन बाएं पांव का जूता है उसमें एक बड़ा सा छेद होता है जिसमें उंगली बाहर दिखाई दे रही है। लेखक कहता है कि जब मेरी दृष्टि प्रेमचंद के जूतों पर गई तो वही अटक गई और मैं सोचने लगा कि जिस व्यक्ति की फोटो खिंचाने की ये पोशाक होगी तो आखिर में वह घर में कैसी पहनता होगा। फिर एक ही पल लेखक कहना चाहता है कि मेरा विश्वास हट जाता है, अर्थात मेरे मन में एक ख्याल आता है कि नहीं, यह व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी बाहर देखने की पोशाक कोई और हो और पहनने की कुछ अलग हो। शायद इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, वह जैसे है वैसे ही फोटो में दिखाई दे रही है। लेखक कहता है फिर मैं उनके चेहरे की ओर देखता हूँ। देख करके मैं मन ही में सोचता हूँ क्या हमारे साहित्यिक पुरखे इसी तरह के थे। उनका जूता इस तरह फटा हुआ है, उंगली बाहर दिख रही है, फिर भी उन्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं है या जरा भी उनके अंदर इस तरह का लज्जा या संकोच या झेप कम हो गई। उन्हें किसी भी तरह की का कोई संकोच नहीं हो रहा है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते, लेखक कहना चाहता है कि शायद उनके मन में न तो संकोच है न झेप है, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि क्या वो इतना भी नहीं जानते हैं कि यदि वो धोती को थोड़ा सा खींच के देते और खींच करके पाँव के नीचे दबा देते तो शायद वो उनका फटा जूता दिखाई नहीं देता। भले ही वो फटा पहने हुए थे, लेकिन वो अपनी धोती से उसको ढक भी तो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और बड़ा विश्वास नजर आता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। वे ऐसे बेपरवाह और विश्वास के साथ बैठे हुए हैं। आगे लेखक कहना चाहता है कि जब फोटोग्राफर ने फोटो खींची होगी और फोटो खींचते वक्त का होगा रेडी प्लीज, तो शायद उन्होंने
परंपरा के अनुसार मुस्कुराने की कोशिश की और दर्द के सारे कुएं के तंज में कहीं कहीं मुस्कान को वो खींच करके जैसे बाहर ले करती है, जैसे उनके समाज को देख करके या उनके जीवन में जो कठिनाइयां थी उन सब से निकल करके उन्होंने जैसे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की है और बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कर दिया हुआ। जैसे आमतौर पर हम सब फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं तो फोटोग्राफर इसी तरह की प्रक्रिया करता है। यह विचित्र अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, ऐसा लगता है जैसे उपहास है या फिर वह व्यंग है किसी का। आगे लेकर कहता है कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है। उनकी पूरी फोटो देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद तो फोटो खिंचवा रहे हैं और दूसरे ऐसा लगता है कि जैसे वो हंस रहे हैं। लेखक की सोच करके ये परेशान होते हैं कि आखिर में वो स्वयं पर हंस रहे हैं या समाज पर हंस रहे हैं, किस पर हंस रहे हैं। लेखक एक सलाह और देना चाहता है उन्हें कि फोटो ही खिंचाने की तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, या तुम्हारे पास जूते अच्छे नहीं थे तो फोटो ना खिंचवाते, और फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता है। लेकिन आगे सोचता है कि शायद पत्नी ने बहुत अधिक आग्रह किया होगा और वो उस आग्रह को टाल नहीं पाए होंगे, इसलिए वो यह कहकर बैठ गए होंगे कि ठीक है। मगर लेखक कहना चाहता है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब जिस दुख का कोई अंत ना हो। इस तरह से आदमी के पास जब फोटो खिंचवाने के लिए भी जूते ना हो तो मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस कर सकती हूँ। लेखक कहता है कि तुम्हारी इस वेशभूषा को देख करके तुम्हारे अंदर व्याप्त दुख को मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि आखिर में तुम्हारे अंदर क्या चलता है। और तुम्हारे उस दुख को देखकर लेखक कहता है कि मेरा रो पढ़ने का मन करता है, अर्थात तुम्हारी स्थिति बदली, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द व्यंग मुझे यकायक नहीं, जैसे वो व्यंग कर रही थी। कोई बात नहीं, तेरे पास ये जूते फटे हैं तो उससे हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। लेकिन लेखक कहना चाहता है कि शायद प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं जानते हैं। वो समझते होते तो फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लिए, यदि उनके पास नहीं भी होते और उन्हें फोटो खिंचवाना था तो किसी और से वो जूते मांग सकते थे। लोग तो मांगे की ओर से बर दिखाई कर लेती है, वेडिंग किया हुआ है, लोग मांग करके लाते हैं कपड़े और उनसे बर दिखाई करती है। मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, अपनी गाड़ी नहीं थी तो भी बारात में वो मोटर पर ही बैठ करके जाते हैं। यहाँ तक कि व्यंग करते करते लेखक ने एक हास्यास्पद व्यंग किया हुआ है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए दूसरों की वीडियो मांग लेते हैं। इस तरह से लेखक कहना चाहता है कि लोग दिखावा करने के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, पर क्या ये सब कुछ प्रेमचंद को करना नहीं आता था, और यदि वो नहीं आता था तो सीख लेते, क्योंकि ये सब करना जरूरी है। आगे कहते हैं कि जब वो फोटो खिंचवाने के लिए व्यक्ति जाता है तो वह इत्र चुपड़ करके या इतना अधिक खुशबू देते हुए जाता है। ऐसा लगता है कि जब वह फोटो खिंचवाएगा तो उस फोटो में भी खुशबू आने लगेगी, लेकिन क्या फोटो खुशबू देती है? नहीं। उस फोटो में उसके द्वारा लगाए गए कोई भी खुशबू नहीं आती है। इन सबको व्यंग के रूप में लेखक ने प्रेमचंद के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से साधारण व्यक्ति है, जीवन भर अनेक कष्टों को सहन करता है, लेकिन समाज की सेवा फिर भी करना चाहता है। जिस तरह से प्रेमचंद अपने जीवन में किन चीजों की कमी थी, आर्थिक स्थिति उनकी कभी भी पूरी नहीं हुई। कहते हैं कि प्रेमचंद ने लिखा हुआ है कि हमारे जीवन रूपी दीपक में कभी भी तेल इतना नहीं भरा गया कि जिससे दीपक आसानी से जल सके, बल्कि हमेशा दीपक बत्ती को ही जलाता
इतना कम होने के जैसे आप देखते होंगे कि दीपक में जब तेल कम हो जाता है तो धीरे धीरे करके बत्ती जलने लग जाती है और अंत में वो बत्ती को भी जला करके उसको बंद कर देते हैं। इस तरह से प्रेमचंद के जीवन की जो आर्थिक स्थिति थी कभी भी इतनी सुदृढ़ नहीं हुई कि जिसके द्वारा वो अपनी स्थिति को सही तरह से कर सकें। डियर स्टूडेंट, ये मैंने पाठ के कुछ अंश आपको समझा दिए हैं। आगे कल हम आपको समझाएंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम आपको देंगे। आपको उन प्रश्नों को उत्तर लिखना है और मुझे